नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय दास, बीएड स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 और टॉपिक है प्रोसेस ऑफ करिकुलम। इसी के अंतर्गत एक सब टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग फंडामेंटल कंसेप्ट्स एंड थीम्स vertically across levels and integrating themes within and across different subjects। क्या बोले? Organizing fundamental concepts and themes vertically across levels, integrating themes within and across different subjects। इस टॉपिक को ठीक ठीक ढंग से समझ करके व्यवहारिक ज़िंदगी में उतारने के लिए बीएड स्टूडेंट्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, कोई त्रुटि हो तो कमेंट में लिखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक्स भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पहला बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड थीम्स वर्टिकली अक्रॉस लेवल्स, इंटीग्रेटिंग थीम्स विद इन एंड अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट्स। देखिए, इस वीडियो में आप यह जान पाएंगे कि 20वीं शताब्दी का करिकुलम कैसा हो। इस वीडियो के विचार से आपका आर्थिक विचार तैयार होंगे। आप इस वीडियो की वजह से उत्तम नागरिक आप अपने स्टूडेंट्स को बना पाएंगे। इतना ही नहीं, इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आप का करिकुलम से संबंधित जो ट्रेंड्स जो डेवलप हो रहे हैं वो भी जान पाएंगे। आप स्टूडेंट्स का जो रुचि है उसके अनुसार कैसे करिकुलम को आपको तैयार करना है यह भी जान पाएंगे। आप पैटर्न या डिज़ाइन भी करिकुलम के लिए आप तैयार कर पाएंगे। आप भविष्य के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने में आप सक्षम हो जाएंगे। इतना ही नहीं, करिकुलम रिलेटेड जो ट्रेंड्स जो आ रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप एक सोशल पावर लेकर आप क्लासरूम में खड़े होंगे। आप टीचर्स रिलेटेड व्यूज़ अपने दिमाग में ला पाएंगे। ये सारे कुछ एक ही वीडियो में आपको मिलने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो प्लीज़ 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 उसको नोट कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा और अपने ज़िंदगी के व्यवहार में उसको उतार करके और लर्निंग एक्सपीरियंस को गेन कीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि करिकुलम का नेचर का निर्धारण कैसे करते हैं। इसका 3 तरीके से हो सकता है। एक कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को सबसे पहले आप जान लीजिए। क्या बोले हम? मेन टॉपिक क्या बोले कि पाठ्यक्रम के स्वरूप का निर्धारण आप कैसे करेंगे। कैसे बोले कि सबसे पहले आपका काम है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कीजिए। दूसरा, सिलेक्शन कीजिए कि लर्निंग एक्सपीरियंस कौन कौन से है। जब दोनों काम हो गया तो आप तीसरा काम कीजिए कि सिलेक्शन के बाद इसके अंदर में, किसके अंदर में, लर्निंग एक्सपीरियंस के अंडर में जो जो मटेरियल है, जो जो अंतर्वस्तु है, जो जो ज्ञान और बोधगम्य और व्यवहार योग्य बातें हैं, उनको आप संगठित कीजिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरा बात पे, विषय वस्तु का सिलेक्शन करना। देखिए, विषय वस्तु का सिलेक्शन क्रम में सबसे पहले जैसा हमने बताया कि सब्जेक्ट मैटर को चुनिए सबसे पहले। दूसरा,
उसका बनावट कैसा है सब्जेक्ट मैटर का, यानी सबसे पहला बात उसका डिजाइन कैसा है, मिल गया डिजाइन का, अगर खाका तैयार कर लिए तो उसका क्षेत्र कितना फैला हुआ है। तीसरा, उसको सीक्वेंस में तैयार कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह सीक्वेंस में तैयार कीजिए और सारी बातों को, सारे विचारों को बैलेंस और रेंज तैयार कीजिए। और जब ये सब कुछ हो गया तो इसको एक थैले में डाल दीजिए, एक झोला में डाल दीजिए, इसको इंटीग्रेशन कीजिए। किसको, सारी बात किसके लिए बोले, जब आप सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर कर लिए उसी के लिए बोले। अब आते हैं तीसरी बात पर कि करिकुलम का आपका आयोजन यानी प्रकल्प यानी डिजाइन। तो ध्यान दीजिएगा, विद्यालय में, स्कूल में लर्निंग एक्सपीरियंस को चुनने का सबसे पहला काम है। दूसरा, उसको नियोजित कीजिए। तीसरा, उसको कार्यान्वित कीजिए, काम में लगाइए, प्रयोग कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए। जितना ज़्यादा आप विद्यालय में तीनों काम कर पाएंगे, लर्निंग एक्सपीरियंस को चुन पाएंगे, लर्निंग एक्सपीरियंस को चुनने के बाद उसको नियोजित कर पाएंगे और नियोजित करने के बाद उसको प्रयोग में लाते रहना है, बार बार, रिपीटेडली, कंटिन्यूअसली। सेकेंड जो बात हम बोले और उससे पहले जो फर्स्ट बात बोले, तीनों बातों में पहला बात क्या बोले, पाठ्यक्रम के स्वरूप का निर्धारण। इसमें हैरिस एवं व्हाइटलर के अनुसार अधिगम, अनुभव एवं संगठन ही पाठ्यक्रम प्रक्रिया की केंद्रीभूत समस्या है। दूसरा बात क्या बोले, विषय वस्तु का सिलेक्शन। जेम्स एम ली के अनुसार पाठ्यक्रम की संरचना 6 अलग अलग एलिमेंट से बना है। पहला डिजाइन, प्रकल्प, दूसरा क्षेत्र स्कोप, तीसरा अनुक्रम सीक्वेंस, चौथा कंटिन्यूटी, पांचवा बैलेंस एंड रेंज तथा छठा इंटीग्रेशन, एकीकरण। और तीसरे बात में क्या बोले, करिकुलम का प्रकल्प या आयोजन। इसके सेलर एवं अलेक्जेंडर के अनुसार पाठ्यक्रम प्रकल्प वो ढांचा या स्ट्रक्चर है जिसका विद्यालय में शैक्षिक अनुभवों के चुनने, नियोजित करने तथा कार्यान्वित करने में प्रयोग किया जाता है। इस तरह से डिजाइन क्या है, एक योजना है जिसका सीखने की क्रियाओं को प्रदान करने के लिए शिक्षक द्वारा अनुसरण किया जाता है। अब आते हैं फ्रेंड्स पैटर्न और डिजाइन ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, पाठ्यक्रम संगठन के प्रतिमान। देखिए, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला फ्रेगमेंटेड डिजाइन, हिंदी में अंशों में विभाजित प्रकल्प, और दूसरा एकीकृत प्रकल्प, यूनिफाइड डिजाइन। पहला क्या बोले, अंशों में विभाजित प्रकल्प, फ्रेगमेंटेड डिजाइन। इसके अंतर्गत 4 बातें हैं। पहला, प्रत्येक सब्जेक्ट को अलग अलग ऑर्गेनाइज किया जाता है। दूसरा, इसे नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा ही समझा जाता है। तीसरा, इसमें क्लासरूम पूरे ग्रुप में
समझ करके पूरे क्लासरूम को एक ग्रुप में समझ करके टीचिंग के लिए तैयार किया जाता है। चौथा, इसमें ट्रेडिशनल प्रोसेस जो पहले से चले आ रहे हैं उस ट्रेडिशनल प्रोसेस को अपनाया जाता है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में, एकीकृत प्रकल्प, यूनिफाइड डिजाइन। इसमें पहला, इसको भी हम 4 भागों में डिवाइड किए। पहला, इसमें स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सब्जेक्ट को यूनिफाइड किया जाता है, एकीकृत किया जाता है। दूसरा, इसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों यानी बोथ एक्टिविटीज, प्लानिंग एक्सेट्रा इत्यादि इत्यादि को स्थान दिया जाता है। तीसरा, इसमें छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स अथवा माइक्रो टीचिंग को महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है। चौथा, इसमें डायरेक्टिव प्रोसेस यानी निर्देशात्मक प्रोसेस लचीली, फ्लेक्सिबल होती है। हो गया बात। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, सब्जेक्ट बेस्ड मॉडल, विषय आधारित प्रतिमान। पाठ्यक्रम के 3 इसमें मॉडल हम डिस्कस करेंगे। पहला, पाठ्यक्रम के सामान्य प्रतिमान। दूसरा, पाठ्यक्रम के विशिष्ट प्रतिमान। तीसरा, पाठ्यक्रम का तृतीय प्रतिमान। करिकुलम के सामान्य प्रतिमान को हम 6 भागों में डिवाइड किए। पहला, कि यह जैसा नाम वैसा इसका काम, सिंपल, नंबर 1। नंबर 2, सब्जेक्ट ग्रुप में डिवाइड किया हुआ होता है। नंबर 3, सभी छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य होता है। नंबर 4, प्रोग्रेसिव स्टेप को अपनाया जाता है। नंबर 5, उत्तम नागरिक बनने के लिए यह करिकुलम को तैयार किया गया है। नंबर 6, अमेरिका इसी प्राचीन विश्व प्रणाली कदम के रूप में इसी को रन करता है। दूसरा टॉपिक पर आते हैं, पाठ्यक्रम के विशिष्ट प्रतिमान। विद्यार्थी अपनी इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट का चयन करता है। दूसरा, इसमें भविष्य की जिंदगी में उसको क्या बनना है, क्या बिजनेस करना है, इसमें भावी व्यावसायिक जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार सब्जेक्ट्स का या करिकुलम का चॉइस करते हैं। तीसरा, इसमें भावी योजनाओं के अनुसार सिलेक्शन किया जाता है। चौथा, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इसमें शामिल होते हैं। पांचवा, ऑप्शनल एक्टिविटीज भी इसमें शामिल किया जाता है। यह हो गया आपका पाठ्यक्रम के विशिष्ट प्रतिमान। अब आते हैं पाठ्यक्रम का तृतीय प्रतिमान में। इसको हम लोग 5 भागों में डिवाइड किए। पहला है खेलकूद, स्पोर्ट्स। दूसरा है सांस्कृतिक, कल्चरल। तीसरा है साहित्यिक, लिटरेचर। चौथा है सामाजिक, सोशल। और 5वां है मनोरंजनात्मक क्रियाएं, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज। अब आते हैं एक टॉपिक, वो है पाठ्यक्रम वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ करिकुलम। इसको हम लोग 6 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला, बॉर्टन का पाठ्यक्रम वर्गीकरण। इसमें यह बताया गया है कि असाइन स्टडी, रिसाइट स्टडी। इसको 2 भागों में डिवाइड किए हैं ना, बॉर्टन का पाठ्यक्रम वर्गीकरण। क्या बोले? असाइन स्टडी और रिसाइट स्टडी। और दूसरा यूनिट प्लानिंग। पाठ्यक्रम वर्गीकरण के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ करिकुलम के अंतर्गत दूसरा है हैरिक का पाठ्यक्रम वर्गीकरण। इसको हम लोग
4 भागों में डिवाइड किया है। पहला, विषय आधारित संगठन, सब्जेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है व्यापक क्षेत्रीय संगठन, ब्रॉड फील्ड ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है समस्या आधारित संगठन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा है आवश्यकता आधारित संगठन, नीड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। आप क्लासिफिकेशन ऑफ करिकुलम के अंतर्गत तीसरा, हिल्डा टाबा का पाठ्यक्रम वर्गीकरण, हिल्डा टाबा का पाठ्यक्रम वर्गीकरण, इसको हम लोग 4 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला, व्यापक क्षेत्रीय पाठ्यक्रम, ब्रॉड फील्ड करिकुलम। दूसरा, सामाजिक प्रक्रियाओं तथा जीवन कार्यों पर आधारित पाठ्यक्रम, करिकुलम बेस्ड ऑन सोशल प्रोसेस एंड लाइफ एक्टिविटीज। तीसरा, क्रिया आधारित पाठ्यक्रम, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। चौथा, समन्वित सामान्य पाठ्यक्रम, कोर करिकुलम। अब आते करिकुलम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ करिकुलम के अंतर्गत चौथा, गुडलैंड का पाठ्यक्रम वर्गीकरण। इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड किए। एकीकृत प्रतिमान, यूनिटरी पैटर्न। दूसरा, व्यापक क्षेत्रीय प्रतिमान, ब्रॉड फील्ड पैटर्न। तीसरा, समन्वित प्रतिमान, इंटीग्रेटेड पैटर्न। क्लासिफिकेशन ऑफ करिकुलम के अंतर्गत हम लोग अब 5वें पर जाएंगे। स्मिथ, स्टैनली एवं सोर्स का पाठ्यक्रम वर्गीकरण, इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला, सब्जेक्ट सेंटर्ड पैटर्न, विषयगत प्रतिमान। दूसरा, एक्टिविटीज सेंटर्ड पैटर्न, क्रियान्वित प्रतिमान। तीसरा, इंटीग्रेटेड पैटर्न, समन्वित प्रतिमान। और लास्ट जो क्लासिफिकेशन ऑफ करिकुलम के अंतर्गत लास्ट जो है, पूर्ण तथा मुक्त पाठ्यक्रम। इसमें छात्रों की इंटरेस्ट, छात्रों की आवश्यकता, छात्रों का एक्सपीरियंस, इस सब को हम लोग मानते हैं। अब ये हो गया हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ करिकुलम। अब आते हैं विभिन्न विचार। विभिन्न विचार के अंतर्गत पहला विचार है कि सामाजिक विचार। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो करिकुलम का निर्माण में इसका सीधा सीधा प्रभाव समाज का पड़ता ही है। सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है हम सब का कि करिकुलम में ऐसा कुछ करे जिससे कि समाज में परिवर्तन लाया जा सके, समाज के मूल्य परंपराओं उनको और ज़्यादा व्यवहारिक बनाया जा सके, सुंदर बनाया जा सके और सहज बनाया जा सके। तो सामाजिक कुरीतियों को, सामाजिक जितने सारे अंधविश्वास है उनको परिवर्तन करके आधुनिक विचार उसमें दे सके, व्यवहारिक उसमें डाल सके। इसलिए जरूरी है कि हम सब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण हम लोग का भी एक उत्तरदायित्व बनता है कि हम समाज को कुछ दे। सिर्फ लेने से काम नहीं चलेगा। तो इसमें विभिन्न विचार हम शामिल करेंगे। सामाजिक शक्तियां, इसको हम लोग 4 भागों में डिवाइड किए। पहला, सरकारी शक्तियां। इसके अंडर में 5 बातें देखने को मिलता है। एक, सरकारी शिक्षा। दूसरा, नीतिगत पाठ्यचर्या। तीसरा, सरकारी नियंत्रण। चौथा, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्माण। 5वां, सरकारी विद्यालय। अब आते हैं अर्थव्यापी शक्तियों के बारे में। सामाजिक शक्तियों के अंतर्गत एक दूसरा बात है अर्थव्यापी शक्तियां। इसके अंतर्गत 4 बातें हैं।
पहला स्वैच्छिक संगठन है, दूसरा है पेशेवर संस्थाएं, तीसरा है स्वायत्त संस्थाएं और चौथा है विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अभिभावक, अध्यापक संघों, पाठ्य पुस्तक, लेखक, प्रकाशक, लोकहित साधन, जनसंचार माध्यम एटसेट्रा। अब आते हैं पेशेवर संस्थाएं, थर्ड। इसके अंतर्गत दो बात है, अध्यापक तथा अध्यापक शिक्षा संघ, दूसरा है एनसीटीई यानी अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटीई। अब आते हैं इसका चौथा में, स्थानीय समुदाय में विशेष हित समूह। इसको हम तीन भागों में बांटे हैं। पहला, किसी विशेष क्षेत्र में रुचि को बढ़ावा देता है। दूसरा, पाठ्यचर्या आयोजनों या आयोजकों। तीसरा, समूह के विश्वासों, आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं से रिलेटेड है। अब आते हैं दूसरा विचार हम लेते हैं। पहला विचार हम ले लिए सामाजिक, अब आते हैं आर्थिक विचार। इसको हम लोग तीन भागों में डिवाइड किए हैं, 1, 2, 3। पहला, पाठ्यचर्या की व्यवहारिकता होनी चाहिए। दूसरा, प्रशिक्षित अध्यापकों की भर्ती भी होनी चाहिए। तीसरा, विद्यालय के आसपास का समुदाय विद्यालय होना चाहिए। यानी पाठ्यचर्या प्रभावित करते समय 4 प्रकार के अवयवों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, आरंभिक लागत, दूसरा रखरखाव पर जो लागत होता है, तीसरा पूरक लागत और चौथा कार्मिक लागत। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो 4 को जो बात बोले, इसमें कंप्यूटर का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर कंप्यूटर में आरंभिक लागत क्या होता है, उसका क्या कोटेशन है। दूसरा, कंप्यूटर को रखरखाव में कितना खर्चा होगा, उसका पूरक लागत क्या क्या है और उसमें से और क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, उसको चलाने के लिए क्या लागत लगेंगे, ऑपरेटर को कितना पैसा देना होगा, वगैरह वगैरह। ये सारे चीज क्या विद्यालय के आसपास के समुदाय इस खर्चे को व्यय कर पाएंगे, खर्चा कर पाएंगे, ये सुनिश्चित कर लेना जरूरी है। अगर कंप्यूटर एजुकेशन को विद्यालय में ला रहे हैं तो उस समाज से जो विद्यार्थी हमारे स्कूल में आ रहे हैं, क्या वो समाज ये खर्चा को व्यय कर पाएंगे? ये व्यवहारिक होना चाहिए, पाठ्यचर्या इस प्रकार होना चाहिए, इसका भी आर्थिक विचार इस प्रकार तय होना चाहिए। नेक्स्ट है अध्यापक संबंधी विचार, टीचर रिलेटेड व्यूज। क्या क्या हो सकते हैं, इसको हम लोग 7 भागों में डिवाइड किए हैं, 7। पहला है अध्यापन प्रोसेस, अध्यापन प्रक्रिया। दूसरा, पाठ्यक्रिया का संपादन। तीसरा, अध्यापक को अध्यापन क्रिया का मुख्य अंग माना जाता है। चौथा, शिक्षकों के दृष्टिकोण को महत्व दिया जाना चाहिए। पांचवा, अध्यापक किस तरह के होंगे। छठा, शैक्षिक व अध्यापन स्तर कैसा होगा। सातवां, अध्यापक का व्यवहार कैसा होना। हो गया। अब आते हैं संस्थानिक विचार, इंस्टीट्यूशनल व्यूज। इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला, संस्था हेतु, इंस्टीट्यूट के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण। दूसरा, संस्था की प्रकृति। तीसरा, संस्था के उद्देश्य को ध्यान में रखना। अब आते हैं कि पाठ्यचर्या संबंधी प्रवृत्तियां, करिकुलम रिलेटेड ट्रेंड्स। इसमें कौन कौन सी बातें हैं। पाठ्यचर्या स्थिर वस्तु नहीं है।
तो विद्यालय जैसा गतिशील कारक होना जरूरी है। पाठ्यचर्या को चलाने के लिए विद्यालय जैसा गतिशील कारक का होना बेहद जरूरी है। समाज में होने वाले परिवर्तन के साथ सामाजिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी परिवर्तन होता रहता है। इसमें विद्यालय द्वारा भावी छात्रों, कार्यकलापों, शिक्षण अनुभवों, समाज में होने वाले परिवर्तनों तथा विकास, भावी आवश्यकताओं, तभी उचित पाठ्यचर्या का निर्माण कर सकेंगे। तभी समाज की वर्तमान तथा भावी ट्रेंड्स समय समय पर, टाइम टू टाइम दिखाई देती रहेगी। तभी यही पाठ्यचर्या उत्तम पाठ्यचर्या कहला सकती है। 20वीं शताब्दी में पाठ्यचर्या कैसा होगा? कैसा होगा? देखिएगा, विद्यालय में बहुत सारा एक्टिविटीज होते रहते हैं। तो इसमें 20वीं शताब्दी में पाठ्यचर्या कैसा होगा? इसमें ऑब्वियसली पहला है उदारवादी शिक्षा का आगमन होगा, यह होना तय है। दूसरा, ग्लोबल शिक्षा की शुरुआत हो। तीसरा, अंतर विषय विषय वस्तु का होना। चौथा, शिक्षा का उदारीकरण होना। और मनोविज्ञान और पाठ्यचर्या का उचित संबंध होना। यह हो गया 5वीं बात। पाठ्यचर्या विद्यालय शिक्षा की बुनियाद या भविष्य हेतु युवाओं को तैयार करना और मूल्यांकन करना। पाठ्यचर्या क्या है उसी को तो बताएं कि विद्यालयी शिक्षा की बुनियाद पाठ्यचर्या क्या है? विद्यालयी शिक्षा की बुनियाद है। दूसरा, पाठ्यचर्या क्या है? भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना और इवैल्यूएट करना। तीसरा क्या है? इवैल्यूएट करना। समाज में शिक्षा की क्या भूमिका है? समाज का भविष्य शिक्षा व पाठ्यचर्या से प्रभावित होता है या नहीं? पाठ्यचर्या तैयार करते समय कौन कौन से प्रभावशाली तरीकों को अपनाया जाता है? देखिएगा, संचार विस्फोट या संचार प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से हो रहा है। आप अगर अपने आप को इंफॉर्मेशन के साथ जितना ज़्यादा जोड़ कर रखेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ जितने ज़्यादा आप खुद को अप टू डेट करके रखेंगे, आने वाले समय आपका होगा। संचार विस्फोट होने वाला है। इस विस्फोट में आपको तय करना कि आप कहां पर रखेंगे अपने आप को। नए नए रोजगार के अवसर तैयार होंगे। दूसरा बात क्या बोले? नए नए रोजगार के अवसर तैयार होंगे। ट्रेडिशनल प्रोसेस तो है ही बेस, लेकर चलिए, साथ साथ कुछ विकल्प भी ढूंढिए। तीसरा, दूरस्थ, डिस्टेंस या ओपन मुक्त शिक्षा, इसका भी समय आने वाला है। यह आ चुका है। बहुत कोई इस पर इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। एक बहुत संख्या विद्यार्थी इसको अपना भी रहे हैं। तो भविष्य की पाठ्यचर्या, फ्यूचर बहुत ही टिपिकल है और इस क्रिटिकल कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करना है। आज समाज में सभी तरह के परिवर्तन हुए हैं। यही परिवर्तन विद्यालय को भी, स्कूल्स को भी प्रभावित कर रहे हैं। अतः भविष्य की पाठ्यचर्या का निर्माण सामाजिक परिवर्तन के आधार पर ही किया जाना है। जनांकीय परिवर्तन
इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, लिंग, आयु प्रतिमान और मृत्यु दर। दूसरा, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला, नवाचार, दूसरा, मशीनों के प्रयोग व उत्पादकता में वृद्धि करना। सामाजिक नवाचार, नई शिक्षण प्रणाली का प्रयोग। सांस्कृतिक नवाचार व प्रसार, इसमें आपको विचारांतरण, यात्रा, व्यापार और संचार माध्यम। फ्रेंड्स, इतने सारे हम अगर बातों को अगर ठीक तरीके से समझ गए हैं तो यकीनन अब समाज की पाठ्यक्रम के निर्माण में अपना भूमिका, करिकुलम का रोल सुस्पष्ट कर पाएंगे। दूसरा, आर्थिक विचार के बारे में आपको जो विचार है वो क्लियर हो जाएंगे। तीसरा, 20वीं शताब्दी में पाठ्यक्रम कैसा हो इसके बारे में भी आपको कॉलेज में नॉलेज मिल जाएगा। चौथा, पेशेवर संस्थाएं क्या है यह भी आपको क्लियर हो जाएगा। पांचवा, पाठ्यचर्या संबंधी प्रवृत्तियों से आप क्या समझते हैं यह भी आप जान पाएंगे। अतः कुल मिलाकर आप पाठ्यचर्या का नेचर, सब्जेक्ट्स मैटर का सिलेक्शन, करिकुलम का डिजाइन क्या होते हैं, पैटर्न और डिजाइन ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, सब्जेक्ट बेस्ड मॉडल क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ करिकुलम क्या होते हैं, भविष्य की पाठ्यचर्या क्या होते हैं, करिकुलम रिलेटेड ट्रेंड्स क्या है, विभिन्न विचार जिसमें कि सामाजिक विचार है, आर्थिक विचार है, अध्यापक रिलेटेड विचार है, संस्थानिक विचार है, वगैरह वगैरह, इस सब के बारे में आपका पूरा व्यूज क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक बात हम आप लोग को कहना चाहेंगे, बीएड खूब मन लगाकर पढ़िएगा। बीएड करिकुलम, बीएड सिलेबस को, अगर आपको एक टीचर बनना है निरंतर प्रयासरत रहिए और खुद सोचिए कि आप टीचर बन गए, एडमिशन हो गया तो आप टीचर बन गए, ये सोचिए। रियली फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, पल पल हर पल 100% बीएड करिकुलम को दीजिएगा, कोई और काम नहीं कीजिए। सिर्फ और सिर्फ सोते, जागते, उठते, बैठते, पल पल हर पल बीएड सिलेबस को 100% दीजिए। याद रखिए फ्रेंड्स, आपका इस खर्चा को उठाने के लिए अपने मां को जाकर पूछिए तो कितना सोच रही होगी कि बीएड आप कर रहे हैं और आपकी मां हर पल इसके सोच में बीएड पूरा कर रही है। सोच का कि आप कब पूरा करेंगे, आपके पिता का वो तकलीफ, कितना कोशिश से, कितना पसीना बहा करके, कहीं कहीं तो मेहनत करते करते खून भी निकल जाता होगा, कहीं तो पैरों के नीचे छाले भी पड़ जाते होंगे, हाथों में भी छाले पड़ जाते होंगे। आपके गार्जियन को जाकर पूछिए, कहीं उनको चश्मे का रोशनी मतलब बढ़ गया होगा लेकिन चश्मा नहीं बदल रहा आपके कारण, क्या आपको खर्चा, आपका खर्चा उठाना है। उनके तन का
देखिए कपड़ा नहीं खरीद रहे होंगे, पुराने पहन रहे होंगे या फटे पहन रहे होंगे, कि आपका बीएड कंप्लीट हो जाए, अच्छे से कंप्लीट हो जाए, आपको कहीं रोजगार मिल जाए, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाए। आपके बड़ा भाई वो अगर आपका खर्चा उठा रहे हैं, उनसे जाकर पूछिए, शायद रिचार्ज नहीं करा रहे होंगे अपने मोबाइल का, लेकिन आपका रिचार्ज करा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो जाए, आप यूट्यूब में पढ़ाई कर ले, आप इंटरनेट से मटेरियल ले ले, आप कुछ स्टडी मटेरियल परचेस कर ले, कुछ जेरोक्स कर ले, कुछ टेक्स्ट बुक परचेस कर ले। शायद आपकी बड़ी दीदी वो खर्चा उठा रही होंगी, न जाने 2 साड़ी, एक ही साड़ी, उसी में अपना जीवन काट रही होगी। बी सीरियस, बी अलर्ट, बी एक्टिव और व्यवहारिक बनिए। चिंतन मनन निरंतर एक्टिवनेस ढंग से एकदम टीचर की तरह आप सोचिए और निरंतर ये करिकुलम अगर चूज किए हैं तो इसको करिकुलम को 100% दीजिए, कोई और नहीं, सिर्फ बीएड का पढ़ाई कीजिए। अगर आप ये सिलेबस अगर पढ़ लिए तो बाकी जब आप पढ़ेंगे तो वो भी 100% पढ़ पाएंगे। इसको अगर 100% नहीं दिए तो जितना भी पढ़ाई आप कीजिएगा कोई भी पढ़ाई 100% नहीं होगा। बाकी जो आपका मर्जी है वो कीजिए, लेकिन अगर हमारे वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, कुछ नहीं तो कोशिश करते रहिए, टीचर बन ही जाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।